तो देखो बच्चों, आज एक प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं तुम लोगों को। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ डाल देंगे, तो अपने से प्रैक्टिस इसको कर लेना तुम लोग। उसके बाद ये जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं, इस सोल्यूशन को फिर देखो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट। ए है 3 यूनिट का, बी है 4 यूनिट का और सी है 5 यूनिट का। और जब हम लोग तीनों को ऐड करते हैं, ए और बी को ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट 5 है। तो पूछते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। ए 3 यूनिट का है और बी 4 यूनिट का है। सी क्या होगा, तो बी 4 यूनिट का होगा, दैट इज, और ए 3 यूनिट का है, सी 5 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम से तो या ए, उस मैग्नीट्यूड ऑफ सी होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करेंगे। सी का मैग्नीट्यूड 5 दिया तो 25 इक्वल टू ए का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 तो 4 cos थीटा। देखोगे cos थीटा का वैल्यू 0 आ गया, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि मैं डायरेक्ट दिखाई भी पड़ रहा था साफ साफ ना, विदाउट सॉल्विंग हम गेस कर लिए कि ये 3, 4, 5 वाला कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब है कि, इसका मतलब है एंगल। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो पहला ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए इज। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड का देखो सोल्यूशन। 5 इक्वल फोर्सेस दिया बेटा। 5 equal forces 10 Newton each are acting at a point such that they lie in same plane and angle between them are equal। तो एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, एक तरीके से मतलब ये समझो कि क्या बन गया, ये एक जो है पॉलीगन बन गया। 5 फोर्स करेंगे तो जो पांचों फोर्सेस के बीच बेटा एंगल आएगा वो 72 डिग्री एंगल आएगा ना। 360 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। और ये कंप्लीट एक पॉलीगन कंप्लीट करेंगे ना, ये एक पॉलीगन कंप्लीट करेंगे। और हमें पता है कि कोई भी एन साइड पॉलीगन होता है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, उनका रिजल्टेंट बेटा हमेशा होता है 0, ठीक है। ये एक तरीके से ये जो है पेंटागन कंप्लीट करेगा। नेट फोर्स हमेशा क्या आएगा, नेट फोर्स हमेशा 0 है। जैसे 6 फोर्स होता तो कैसे क्या बनता, 6 फोर्स होता तो यहाँ पे क्या बनता, एक जो है हेक्सागन बनता है ना। 6 फोर्सेस 60 डिग्री एंगल पे यहाँ पे क्या कंप्लीट करते, एक हेक्सागन कंप्लीट करते। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, आंसर इज 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि कार ट्रेवल 6 किलोमीटर नॉर्थ at angle 45 degree to east and then travels 4 kilometer north at angle 135 degree to east। पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है। पहला डिस्प्लेसमेंट है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कितने एंगल पे, 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। इसको बोलते हैं 40 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी बोल सकते थे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी डायरेक्टली हम बोल सकते थे, ये नॉर्थ है, ये भी ईस्ट है। एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 4 किलोमीटर और ईस्ट से 135 डिग्री। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस बेटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 किलोमीटर हो गया और 135 डिग्री मीन्स टोटल ये आ गया 135 डिग्री, मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे हो गया। ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है और ये हो गया आपका सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल होगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के बीच जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री है। दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के बीच एंगल होगा 90 डिग्री। और पूछ रहे हैं ईस्ट से कितने एंगल पे होगा, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो जब इनको हम ड्रॉ करेंगे, अगर हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से इसको ड्रॉ करते हैं तो देखो ऐसे आएगा, ठीक है। या इसको हम कंपोनेंट से भी कर सकते हैं। तो चूंकि एंगल कुछ दिया है ना कंपोनेंट्स के फॉर्म में,
तो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन से देखो रिजल्टेंट जो होगा वो समथिंग लाइक दिस होगा। रिजल्टेंट जो होगा वो किधर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होगा, और 6 की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होगा, तो रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये रिजल्टेंट आर आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, रूट रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 52, अंडर रूट 52 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि दो में रूट 52 है। तो अब एंगल कितने पाएगा ईस्ट से, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि जो अल्फा एंगल होता है ना, तो यहाँ पे किससे दिया हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन से दिया हुआ है। तो हम लोग को इससे उसको आई जे में रिजॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वेक्टर ए कितना आई कितना जे हो जाएगा, वेक्टर ए ये हो जाएगा 6 cos 45, मतलब बेटा 3√2i और प्लस 6 sin 45 मीन्स क्या हो जाएगा 3√2j। और जो वेक्टर बी होगा वो 4 किलोमीटर 45 डिग्री पे पीछे है, 4 किलोमीटर 45 डिग्री पे 4/√2 मतलब -2√2i और प्लस क्या 2√2j। तो देखोगे तो तुम्हारा पता चला कि रिजल्टेंट आर जो आया, रिजल्टेंट वेक्टर जो आर आया वो कितना आ गया, वो आया √2i और प्लस क्या 5√2j। ध्यान से देखो x कंपोनेंट कितना √2 और y कंपोनेंट कितना 5√2, इस वेक्टर का ये रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो बताओ tan थीटा कितना आ गया हॉरिजॉन्टल से, tan थीटा कितना आ गया 5, थीटा इक्वल्स टू कितना tan इनवर्स बेटा 5। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट ना, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC एज शोन इन द फिगर। तो तुम डायग्राम में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि ये जो OA, OB, OC है, OA R है और ये भी देखो R है ना, तो ये जो होगा OA और प्लस जो OC होगा वो R√2 हो जाएगा, क्योंकि और वो किस डायरेक्शन में होगा, तो OB के लॉन्ग होगा। तो OA प्लस OB और प्लस OC जो होगा R प्लस R√2 हो जाएगा, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो R√2 में R ऐड होके कितना आ जाएगा R1 प्लस √2, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, दैट इज R1 प्लस √2। हाँ, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है कि ई वेक्टर किसके इक्वल टू होगा, वेक्टर ई। ध्यान दो ये वेक्टर ई है, तो तुम ए के हेड पे बी का टेल को रखे हो बेटा, तो ए के हेड पे जब बी के टेल को रखेंगे, डायग्राम दिख रहा है ना, ए के हेड पे बी का टेल रखा हुआ है, ए के हेड पे बी के टेल को रखे तो हम क्या पा रहे हैं, हम क्या पा रहे हैं, ए के हेड पे बी के टेल को रखे और प्लस ई के टेल को रखे, तो जहां से चले थे वही पहुंच गए, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, देखो 0 हो गया। इसका मतलब ई वेक्टर क्या हो गया, ई वेक्टर हो गया माइनस ऑफ वेक्टर ए और प्लस क्या हुआ वेक्टर बी हुआ। तो ई वेक्टर इज माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चूंकि इसमें डी के बारे में कुछ नहीं पूछा था, अदरवाइज हम ऐसे भी बोल सकते थे बेटा, अगर डी के बारे में पूछता तो हम लोग देखो ए के हेड पे क्या रखा हुआ है, सी रखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन ये भी बनेगा ए प्लस सी इक्वल टू डी, पर डी के बारे में कुछ पूछा नहीं था, इसलिए हम ऑप्शन डी करेक्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ P इक्वल्स टू Q देन विच इज नॉट करेक्ट। तो देखो P और Q अगर सेम वेक्टर हैं, इफ P एंड Q आर सेम वेक्टर, तो दो वेक्टर अगर सेम हो गए, इक्वल वेक्टर इनको बोलेंगे ना, वेक्टर P और वेक्टर Q इक्वल अगर वेक्टर्स हैं, तो अगर P और Q इक्वल वेक्टर हैं तो इनका यूनिट वेक्टर जो होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड 1 है, मॉड P मॉड Q बराबर तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन होते तब भी होता,
ठीक है। और नॉट करेक्ट में जो लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि जो पी क्यू का यूनिट वेक्टर और क्यू पी का यूनिट वेक्टर जो है वो भी सही है, बस नॉट करेक्ट डी ऑप्शन आएगा। क्योंकि डी ऑप्शन में क्या होगा कि डी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि पी और क्यू का जो सम हो, इसमें क्या पूछ रहा है डी ऑप्शन में, पी और क्यू को ऐड करें तो पी और क्यू के यूनिट वेक्टर के सम के बराबर है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दोनों मिला के क्या होंगे, पी और क्यू मिला के कितने होंगे, पी और क्यू मिला के तो 1 1 यूनिट 2 यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, पी ये देखो देखो 1 और 1 कितना आएगा 2, जबकि ये हो सकता है कि 10 10 यूनिट के हों। ठीक है, हो सकता है पी और क्यू का सम 20 हो, लेकिन वो और उसका यूनिट वेक्टर का सम 2 ही आएगा। ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो डी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो 7 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि 3 concurrent forces of same magnitude are in equilibrium। 3 फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि तीनों फोर्सेस अगर सेम मैग्नीट्यूड के इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस क्या बना रहे होंगे, तीनों फोर्सेस क्या बना रहे होंगे, तीनों के जो तीनों फोर्सेस हैं वह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब है कि समथिंग लाइक दिस, कि 10 10 और 10 न्यूटन के 3 फोर्सेस अगर इस प्रकार से हों तो कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। एफ एफ और एफ मिलके 0 होते हैं, ये बता चुके हैं कि बड़ा क्वेश्चन पॉपुलर है नीट में, कई बार आया हुआ है। रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। और इसका मतलब है कि इनके बीच का जो एंगल होगा 60 डिग्री नहीं होगा, टेल से टेल मिलाते हैं। दो वेक्टर्स का एंगल निकालने के लिए हम पहले तरीका बता चुके हैं। अगर दो फोर्स ऐसे हों तो उनके रिजल्टेंट कैसे निकलता है, टेल से टेल मिलाते हैं। देखो इस फोर्स को तुम आगे बढ़ा दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये 60 डिग्री लग रहा है तो इस 60 डिग्री एंगल नहीं होगा। ये दोनों फोर्सेस एफ और एफ के बीच कितना एंगल होगा, देखो ये एफ आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, ये एंगल 120 डिग्री एक्चुअली आएगा। तो एंगल कितना हुआ सबके बीच, 60 डिग्री नहीं बेटा, एक्सटेंड करेंगे तो एंगल आता है सबके बीच आपस में कितना, सबके बीच एंगल आएगा 120 डिग्री ना, 120 डिग्री ईच होगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। तो पूछ रहा है कि कैसा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेगा। ठीक है, तो बी करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। A force is inclined at 60 degree to horizontal if its rectangular component in the horizontal direction is 50 न्यूटन। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 50 न्यूटन है ना। तो कोई फोर्स है का अगर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 है। इसका मतलब एफ कॉस 60 कितना हो गया, एफ कॉस 60 का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया। सो एफ इंटू 1/2 कितना हो गया 50 हो गया। इसका मतलब फोर्स कितने न्यूटन का है, 100 न्यूटन का है। तो अगर फोर्स का एक्स कंपोनेंट 100 है, फोर्स का अगर एक्स कंपोनेंट 100 न्यूटन है तो फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज एफ वाई, एफ वाई इज कितना 100 साइन 60, दैट इज कितना 50√3 हो जाएगा ना। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये 85 से तो ज़्यादा ही होगा, 1.73 से 87 न्यूटन आएगा ना। 87 न्यूटन इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, 1.73 √3 का वैल्यू क्या होता है 1.7, तो 50 इंटू 1.7, तो 50 इंटू 1.7 दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 88 या 87 न्यूटन। ठीक है, 1.73। ठीक है, 1.73 तो 3.5 तो 88 के करीब आएगा, दैट इज 87 न्यूटन इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग ऑप्शन यू आर गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 फोर्सेस इन न्यूटन एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, फाइंड द सेट विथ रिजल्टेंट कैन बी 0। ये भी बड़ा स्टैंडर्ड और जो है ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्लास में अक्सर हम बताते हैं। 3 फोर्सेस मिलकर बेटा 0 कर देते हैं।
जबकि 3 फोर्सेस क्या बनाते होंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। 3 फोर्सेस कैन बी गिव एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट इफ द फोर्सेस कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। और तुमको बताया बेटा कि ट्रायंगल बनने के लिए क्या होता है, दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हाँ, और या इक्वल हो एक्सट्रीम केस में। तो अब देखो कह रहा है कि जो है कौन जीरो देगा ना, तो पहला देखो, पहला जीरो दे सकता है, बिल्कुल जीरो दे सकता है ना, पहला जीरो दे सकता है क्योंकि 8 और 2 मिलके 10 हुए, और 10 क्या हो जाएगा, 10 और 10 एक दूसरे को कैंसिल कर दें ना। देखो 8 और 2 मिलके 10 देंगे, और तीसरा 10 क्या करेगा, उसको खा जाएगा बिल्कुल 10 न्यूटन। हाँ, which of following you are given magnitude of 3 forces, find the set which resultant body can be zero। तो पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा वाला चेक करो कि देखो 2 को ऐड करेंगे तो 15 और 14 देखो 29 आया, 15 और 14 को ऐड करेंगे तो 29 आएगा, क्योंकि तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये जीरो देखो नहीं दे सकता, ये तो देखो जीरो हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखो 1917 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1917 कितना होगा 36, जो कि 40 से क्या आएगा, कम आएगा, ये भी नहीं दे सकता। और वही लॉजिक हम देंगे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो 20 और 10 30, जो कि 35 से कम आया, तो ये भी जीरो नहीं दे सकता। जीरो कौन देगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में कह रहे हैं कि गिवन दैट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए, और ए और सी दोनों बराबर हैं, ए और सी बराबर हैं। ध्यान से देखो, ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं तो सी आ रहा है, और सी के परपेंडिकुलर आ रहा है, सी ए के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो डायग्राम कुछ कैसा बनेगा बेटा, देखो ऐसा बनेगा। ए में बेटा बी को ऐड करिए तो सी आए, मतलब हम लोग सी कैसे जानते हैं, ए में बी को ऐड करिए तो सी आए, तो वो कैसे बनेगा, तो कैसे डायग्राम बनेगा, ऐसे ही बनेगा कुछ ना, समथिंग लाइक दिस। ए के हेड पे बी के टेल को रखिए, ए के हेड पे बी के टेल को रखिए, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है सी, तो किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, वो ए के परपेंडिकुलर, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। और ये भी कह रहा है बेटा कि ए और सी क्या है, मॉड ए और मॉड सी क्या है, इक्वल है। देखो जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज कर रहा है कि ए में बी को ऐड करने पे रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर हो गया, तो ए के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे में बोलते हैं ए में बी कैसे ऐड करते हैं बेटा, ए के हेड पे बी के टेल को रखते हैं तो सी मिलता है हमें, ए के हेड पे जब बी के टेल को रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट आर मिलता है। और इस बार क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट कहाँ है, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट जो आर आ रहा है वो ए के परपेंडिकुलर हो गया, तो रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो समथिंग डायग्राम समथिंग लाइक दिस बनेगा कि ए में हम बी को ऐड करें तो रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर, तो पहले रिजल्टेंट को ही ड्रॉ कर लो, रिजल्टेंट को ही ड्रॉ कर लिए, देखो ऐसे। इस बार क्या है कि रिजल्टेंट जो है वो सी है, आर की जगह सी कर दिए, तो कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री ये वाला एंगल। लेकिन ए और बी के बीच जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, हम पता है ना, पहले ही टेल से टेल मिलाते हैं बेटा, ए का डायरेक्शन इधर है, ये वाला एंगल होगा 135 डिग्री, ए और सी के बीच एंगल कितना होगा 135 डिग्री, सॉरी ए और बी के बीच कितना एंगल होगा 135 डिग्री, और 135 क्या होता है 3π/4 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है सी वाला, सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ सी लगा। क्या क्वेश्चन 11 देखिए, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। तुमको होता है पी प्लस क्यू और प्लस पी माइनस क्यू क्या होगा, 2p आ जाएगा, तो 2p और p क्या होंगे, पैरेलल ही तो होंगे, इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए 4 6 kg एंड 8 kg कितना दे सकते हैं इफेक्ट, तुम्हें पता है कि 6 kg और 8 kg मिलके कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, कोई वेक्टर क्या देता है, कहाँ से कहाँ देता है, ए और बी, ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है ए माइनस बी। रिजल्टेंट आर कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ बीच लाई करता है, ए माइनस बी से लेके कहाँ तक, ए प्लस बी की तरफ। दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम मिलता है ए प्लस बी, और मिनिमम क्या मिलता है ए माइनस बी। तो 6 और 8 का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 से लेके कहाँ तक बेटा 14 न्यूटन तक,
6 और 8 को जोड़ के मैक्सिमम हम क्या पा सकते हैं, मैक्सिमम हम 14 पा सकते हैं जब दोनों को हम सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे। 6 न्यूटन 8 न्यूटन तो 14 देगा। और दोनों को जब हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, ध्यान से देखो 8 न्यूटन आगे और 6 न्यूटन पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट 2 मिलता है। 6 और 8 को 90 डिग्री पे ऐड करते हैं, 6 और 8 को 90 डिग्री पे ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर कंडक्ट कितना आता है 10 न्यूटन। मतलब 6 और 8 को ऐड करके तुम 2 से लेके 14 तक कुछ भी पा सकते हो ना। 6 न्यूटन और 8 न्यूटन को ऐड करके, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन को ऐड करके 2 न्यूटन से 14 न्यूटन कुछ भी पा सकते हो। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना दे सकता है, 6 और 8 को ऐड करके 2 से 14 तो 9 न्यूटन ही क्या आ रहा है उनके बीच में, आ रहा तो यही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट बात था कि ए और बी को ऐड करके जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो कहाँ से कहाँ के बीच मिलता है, कहाँ से कहाँ के बीच मिलता है, ए माइनस बी से लेके कहाँ तक बेटा, ए प्लस बी। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देयर आर टू फोर्सेस, वन 5 न्यूटन अदर 12 न्यूटन, ठीक है, एंड एडेड टू गेट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 17। तो 17 क्या होगा 0 डिग्री पे, ठीक है, और 7 क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में 180, और 13 क्या होगा 90, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में, सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम 17 आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम 180 पे क्या आएगा, 12 में से 5 गया 7 न्यूटन, और 90 डिग्री पे ऐड करते हैं तो 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर क्या देता है, 5 और 12 90 डिग्री जोड़ के क्या होता है 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, मतलब कितना न्यूटन 13 न्यूटन, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट कितना जाता है 30 न्यूटन, कितने एंगल पे 90 डिग्री पे। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सी इक्वल टू ए प्लस बी है, वही बात जो बताया था, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी का मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, जो सी लाई करेगा वो किसके किसके बीच लाई करेगा बेटा, वो ए माइनस बी से लेके किसके बीच, ए माइनस बी से लेके किसके बीच, ए प्लस बी के बीच लाई करेगा, ठीक है। सी लाइज बिटवीन ए माइनस बी टू ए प्लस बी, ठीक है। क्या कहेंगे, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉट ए, कोई जरूरी नहीं, इट इज पॉसिबल दैट सी ए से छोटा हो जाए, बी से भी छोटा है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। देखिए 6 और 8 को जोड़े थे तो रिजल्टेंट क्या हो गया था, 6 से भी छोटा हो गया था, 8 से भी छोटा हो गया था, वही तो बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, when two vector p and q are inclined at angle theta, the magnitude of their resultant is 2p. When inclined is changed to 180 minus theta, the magnitude of resultant is half, ठीक है। और पूछ रहे हैं कि क्या होगा रेशियो पी और क्यू। देखो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब थीटा पे ऐड करते हैं ए और बी को, उनको पैरेललोग्राम रूल बता दें कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड, अगर दो वेक्टर होते हैं, उनका जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं ना, एक डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, और जो दूसरा डायगोनल होता है बेटा वो डिफरेंस होता है ना। दूसरा डायगोनल क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर ये वेक्टर P है, दिस वेक्टर इज P एंड दिस वेक्टर इज Q, अगर नीचे वाले को P बोलते हैं, ऊपर वाले को Q बोलते हैं। अगर ये डायगोनल ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, तो ये वाला डायगोनल क्या होता है P माइनस Q होता है, और ये वाला जो डायगोनल होता है वो P प्लस Q होता है, और ये क्या होता है P माइनस Q, मतलब ए मॉड ए प्लस बी मॉड ए माइनस बी। अब देखो एंगल थीटा है, तो अब P और Q को जब ऐड करते हैं तो सेम डायरेक्शन में, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैसे ट्रायंगल रूल से भी देखो, जब P के हेड पे Q के टेल को रखते हैं तो P और Q के बीच अगर एंगल थीटा है, ये क्या होता है, ये P प्लस Q होता है, और जब 180 माइनस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है तो ये वेक्टर क्या होता है P माइनस Q, वही बात। तो कह रहा है कि पहले रिजल्टेंट कितना होता है 2P होता है ना, इसका मतलब है कि मॉड P प्लस Q का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, या 2P दिया है, और ये होता क्या है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू
पी क्यू कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ये होता है। और मॉड पी माइनस क्यू क्या होगा, क्वेश्चन दिया है कि वो क्या होता है, रिजल्टेंट हाफ हो जाता है, जो 2p था रिजल्टेंट अब p हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू क्या थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब पी और क्यू के बीच का एंगल पूछ रहे हैं। ठीक है, पी और क्यू के बीच का एंगल पूछ रहे हैं। ऐसा करो कि एंगल नहीं रेशियो पूछ रहे हैं पी और क्यू का, तो फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा हमारा 4p स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और सेकेंड इक्वेशन को जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2pq कॉस थीटा। अब ऐसा करो कि यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन स्क्वायर करने के बाद में इनको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5p स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 5p स्क्वायर दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5p स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर ना। यहाँ से क्या आ जाएगा 3p स्क्वायर प्लस टू 2q स्क्वायर। ठीक है, तो p बाई क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर 2/3 हो गया बेटा, हो गया √2/3। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा। ये ऑप्शन इसका हुआ √2/3। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 2 forces are magnitude P and Q are inclined at angle theta. The magnitude of resultant is 3Q. When inclination changes to 180 minus theta, the resultant becomes Q. Again वही सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन जैसा है। तो जरा देखो, अगर हम लोग इसको ओरली सॉल्व करें, पहले का इसको 3Q इस बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3Q हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, बाद में Q हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 9Q स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ऐड करेंगे बेटा तो 9Q स्क्वायर Q स्क्वायर 10Q स्क्वायर आ जाएगा। 10Q स्क्वायर लेफ्ट साइड और राइट साइड तो सेम है, तो 10 माइनस 2 तो 8Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर। 8Q स्क्वायर देखो सिस्टम हम ओरली सॉल्व किए ऊपर से देख के, तो 8Q स्क्वायर देखो, अब वही यहाँ पे 2P की जगह क्या हो जाएगा 3Q, और P की जगह क्या लिख देंगे, P की जगह बेटा क्या लिख दोगे, P की जगह Q कर दोगे। तो यहाँ देखो 4P स्क्वायर की जगह 9Q स्क्वायर और यहाँ पे Q स्क्वायर क्या हो जाएगा 10Q स्क्वायर इक्वल्स टू, बाकी सब कुछ रहेगा वही 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर ही जैसा। यहाँ पे 8Q स्क्वायर क्या आ गया 2P स्क्वायर, तो P बाई Q कितना आ गया 4 आ गया, तो P बाई 2 जो आएगा P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर 4 आ गया, तो P बाई Q कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन बी इज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f हैव द रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड f, एंगल एफ एफ को ऐड करने पे f ही आता है। तो बताओ ये कैसे होगा, एफ एफ को ऐड करने पे f ही कब आएगा, तो फिर ट्रायंगल कैसा बन जाएगा बेटा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। एफ एफ को ऐड किए तो एफ ही आया, इसका मतलब एफ और एफ के बीच एंगल जो होगा 120 डिग्री। आर भी एफ दिया है, सर कितना 120 डिग्री। तो क्लासेस में बताते हैं कि एफ एफ का रिजल्टेंट एफ जो है उसमें 50 बार आया हुआ क्वेश्चन है नीट में ना, नीट में कम से कम 50 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है, तो 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, a प्लस बी
रिजल्टेंट R1 है, ऑन रिवर्सिंग वेक्टर B रिजल्टेंट इज R2। ठीक है, वही बात फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ऐड करते हैं तो R1 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो R2, तो दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, सेम डायरेक्शन में जोड़ते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट मिलता है। ठीक है, रिजल्टेंट R मिलता है, और जिसको उल्टा कर देते हैं तो डिफरेंस मिल जाता है R डैश। सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं दो वेक्टर को तो हम बोलते हैं एडिशन, और उल्टा करके जोड़ते हैं तो बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो R डैश क्या होगा, एक एड पे बी के टेल को सीधा करते हैं तो बोलते हैं कि ए और बी को ऐड कर दिए, आर हुआ रिजल्टेंट। लेकिन उल्टा करके जोड़ते हैं तो आर डैश हो जाता है, तो आर डैश क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। अब बताओ आर वन स्क्वायर मतलब आर वन स्क्वायर क्या है, जो आर वन वेक्टर है वो क्या है, दोनों का रिजल्टेंट है, आर वन इज रिजल्टेंट, और जो आर टू है वो क्या है, आर टू इज डिफरेंस। जो आर वन वेक्टर है ये एडिशन है और आर टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, आर टू है। तो बताओ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर क्या होता है, और जो बताए थे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा क्या होता है, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर हो जाता है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या स्मॉल लिखें तो क्वेश्चन में कैपिटल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट। 19 क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में काफी आते हैं इसको। The sum of two vector acting at a point is 16 Newton. If their resultant is 8 and direction is perpendicular to the minimum of two force, ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि वो दोनों फोर्स कैसे हैं। मतलब बेटा दो फोर्स F1 और F2 को ऐड किए तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, F1 में F2 को ऐड किए तो रिजल्टेंट F1 के परपेंडिकुलर आ गया, तो ऐसे ट्रायंगल कुछ बनेगा, F1 के परपेंडिकुलर हो गया मतलब F2 कुछ ऐसा हो जाएगा ना, रिजल्टेंट ऐसे। क्वेश्चन बेटा क्या दिया है कि F1 प्लस F2 के जो मैग्नीट्यूड का सम वो 16 है, F1 प्लस F2 के जो मैग्नीट्यूड का सम है वो कितना है, 16 है, और जो रिजल्टेंट है इनका R वो कितना है, वो 8 है, देखो वो 8 है। तो डायग्राम से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, F1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, F2 स्क्वायर आ जाएगा, मतलब F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि F2 माइनस F1 और F1 प्लस F2 कितना है, 8 स्क्वायर मतलब 64। और तुम्हें पता है कि F1 प्लस F2 का वैल्यू अभी ऊपर कितना दिया है, 16 दिया है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे 16, तो 16 रख देंगे तो 64/16 F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, 64 डिवाइड बाई 16 दैट इज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेकेंड इक्वेशन कर दो, जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे, जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो F1 चला जाएगा तो 2F2 16 और 4 कितना हो गया, 20, मतलब F2 को वैल्यू क्या हो गया, 10 न्यूटन, और F1 को वैल्यू क्या हो गया, क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन। 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दोनों फोर्स हो गए, तो ऑप्शन क्या करो। ठीक है बेटा, सॉल्व करने पे F1 का वैल्यू 6 न्यूटन आ गया और F2 वैल्यू कितना आ गया, F2 वैल्यू आ गया तुम्हारा 10 न्यूटन। अब कोई पूछता कि कोई इसमें पूछता कि ये बताओ F1 और F2 आपस में कितने एंगल पे हैं, F1 F2 कितने एंगल पे होंगे, तो देखो ये tan थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8/6 दैट इज 4/3, मतलब थीटा कितना डिग्री आ जाएगा, 53 डिग्री। लेकिन ध्यान से देखो F1 F2 के बीच 53 डिग्री एंगल नहीं होगा, क्योंकि F1 F2 के आगे बढ़ाने पे अगर ये 53 डिग्री है, 180 में से जब 53 घटाएंगे तो कितना एंगल आएगा, 127 डिग्री आएगा। एंगल बिटवीन F1 F2 कितना आएगा, 127 डिग्री, क्योंकि एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
टेल से टेल मिलाते हैं। हाँ, हेड अगर दो वेक्टर एक के ऊपर दूसरे का टेल रखा है, हेड के पे टेल, तो ऐसे नहीं, हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ा के टेल से टेल मिलाते हैं, हमेशा टेल से टेल, टेल से टेल मिला। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 5 न्यूटन, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन के 3 फोर्स है। कह रहा है कि P प्लस क्यू का वैल्यू आर के बराबर है। 5 और 12 मिलके 13 कब देगा? जब जब आपस में कितने एंगल पे हो? 90 डिग्री पे हो। देखो 5 12 और 13, तो पी क्यू आर 5 12 मिलके 13 दे रहा है। तो 5 12 मिलके 13 कब देगा? जब 5 और 12 ऐसे ऐड होगा तभी तो 13 देगा भाई, 90 डिग्री एंगल पे। तो अब पी 5 है, क्यू 12 है, और आर कितना है? आर 13 है। क्यू और आर के बीच एंगल पूछ रहा है बेटा, ये वाला एंगल। तो बताओ यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12/13। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? क्यू और आर के बीच पूछा है, तो कॉस इनवर्स 12/13। और इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे हेड और हेड है, हेड और हेड है, आगे बढ़ाने पे टेल टेल के बीच भी यही एंगल आएगा। हेड और हेड होता है तो टेल टेल के बीच भी क्या आता है? वही एंगल थीटा ही आएगा। तो ऑप्शन सी करेगा। ठीक है, तो 20 का सी हो गया। अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। एक्सप्रेशन 1/√2 इज क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो मॉड कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये कैसा वेक्टर है? एक यूनिट वेक्टर है। जे प्लस के का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो तुम्हें पता है, किसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर ये कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, मान लो 3 यूनिट का, इसको यूनिट करने के लिए क्या करेंगे? छोटे छोटे हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, सब यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे। हाँ, सब के सब क्या हो जाएंगे? सब के सब यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 टुकड़ों में बांटेंगे, 3 टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 सब यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा। तो 3 एक इसके इक्वल टू होगा ए के, तो जो यूनिट वेक्टर होगा क्या हो जाएगा? A/3 हो जाएगा। और 3 क्या है बेटा? ए का मैग्नीट्यूड है। तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से हम कर देते हैं डिवाइड। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, 5 यूनिट का है, ठीक है, और यह जो है ए वेक्टर है, मान लो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? A/, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वैसे देखो आई प्लस जे का यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई प्लस जे में किससे डिवाइड कर देंगे? उसके मैग्नीट्यूड से कितना होगा? √2। ये हो गया सी ऑप्शन का। ठीक। अच्छा, कह रहा है कोई इसका लेंथ क्या होगा? तो क्या पता है, किसी वेक्टर का एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट होते हैं, तो क्या होता है? मॉड। तो एक्स वाई जे अगर तीनों कंपोनेंट मालूम है तो क्या होता है? ए एक्स ए वाई, और बाहर की तरफ ए जेड। ए एक्स ए वाई एक्स वाई प्लेन में क्या होगा? ये हो देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इसके ऊपर ए जेड है तो एक दूसरा ट्रायंगल, रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का क्या? अंडर रूट। ठीक है, तो इसका जो 23 का आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? रूट रूट 14। ठीक है, वो कह रहा है कि ए, ये वाला क्वेश्चन देखो, एंगल मेड बाई आई प्लस जे विथ एक्स एक्सिस। आई प्लस जे एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाएगा? आई प्लस जे एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाएगा? आई मीन्स 1 यूनिट है, जे मतलब 1 यूनिट है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? एक्स एक्सिस से ये जो बनाएगा वो बनाएगा 45 डिग्री एंगल। टेन थीटा 1 आ जाएगा, टेन थीटा 1 आ जाएगा, मतलब थीटा कितना डिग्री? 45 डिग्री। इसका जो आंसर हुआ 45 डिग्री हुआ ना। तो एंगल मेड बाई इज 45 डिग्री। अच्छा, ये देखो फटाफट इजी जी क्वेश्चन जल्दी करते हैं। तो 25 नंबर है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा। तो 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर को कितना आ गया? 64 25 ना
89, 1 minus 0.89, 0.11, the c square is 0.11, तो c का वैल्यू 0.11. 26 क्वेश्चन 100 यूनिट ऐसे लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे क्या क्या, f cos थीटा और f sin थीटा, मतलब f cos 45 100/√2 cos 45 ना, तो मतलब 100/√2 i प्लस में और माइनस 100/√2 j, क्योंकि x पॉजिटिव और y क्या होगा नेगेटिव, तो 50√2 i माइनस j हो गया, तो 50√2 हो गया और ब्रैकेट में क्या है i माइनस j, क्योंकि x पॉजिटिव और y नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 27, determine a vector which is added to resultant of a and b and give unit along negative y direction. मतलब a और b में ऐड करें तो उसका जो यूनिट आए वह नेगेटिव y डायरेक्शन में है. मतलब इनको ऐड करने के बाद बेटा कहने का मतलब है 27 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि a में b और c ऐड कर दें तो माइनस j हो जाए, यही ना. कुछ ना c क्या होगा, पहले a और b को ऐड करो. a कितना दिया है, a दिया है 2i, तो सबका i जोड़ दो, तो a में b को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5i प्लस j, देखो 5 माइनस 4 माइनस 2k प्लस c का वैल्यू क्या हो गया माइनस j, क्योंकि दिया रिजल्टेंट नेगेटिव y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, नेगेटिव y में यूनिट वेक्टर माइनस j ही होता है बेटा. तो c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया तुम्हारा राइट साइड कर दो तो माइनस 5i और माइनस 2j और प्लस क्या तो माइनस 2k राइट साइड जाके प्लस 2k हो जाएगा. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 क्वेश्चन कर रहा है कि एक पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इतना तो इतना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो 28 में बताओ फाइनल पोजीशन क्या होगा, फाइनल पोजीशन क्या होता है एक्स वाई जे, तो 3i, देखो 3 4 5 है, 3i प्लस 4j प्लस 5k, और इनिशियल पोजीशन 2i प्लस 3j प्लस कितना के 5k. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या होगा i प्लस j और प्लस 0k. कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट रेस्ट एट ओरिजिन ऑफ y कोऑर्डिनेट. सबको जोड़ दिए, पार्टिकल मूव, तो बताओ नेट फोर्स क्या आ जाएगा 29 में, व्हाट इज नेट फोर्स. सबको ऐड कर दो, आई जोड़ोगे तो -4 5 -4 कितना हुआ 1, 1 -3 कितना हुआ -2 प्लस 2 क्या हो गया 0i हो गया. जे को ऐड करो 8 -5 3 प्लस 4 कितना 7 और 7 -3 कितना 4j. ठीक है. और k को ऐड करेंगे, k को ऐड करो कितना 5k 6k 11k -7k कितना 4k -2k कितना 4k -2k कितना आया 2k आया. तो j और k आ रहा है, तो j के मतलब yz प्लेन में चलेगा. पार्टिकल किस प्लेन में जाएगा, x 0 हो गया तो x y, x तो कुछ सवाल ही नहीं है, तो सीधे yz लगाना. जैसे ही x 0 आ गया तो x छोड़ के yz जाएगा. अब करा क्वेश्चन नंबर 30, देखो द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए बी. तो पहले ए और बी का रिजल्टेंट देख लो. ए बी का रिजल्टेंट क्या आएगा 4 - 3i प्लस 6j और -2k. इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके मॉड से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई क्या मॉड ए प्लस बी. इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो 9 36 9 45 और 4 49 7 आ जाएगा. डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7 आएगा 3i प्लस 6j -2k बाई क्या 7. ऑप्शन ए इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31, द एंगल बिटवीन वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, तो ये तो प्रेटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आई प्लस जे होता है और बी इक्वल टू क्या होता है, जे माइनस के। तो दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकलता है, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड बी। ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, जे डॉट जे ही 1 मिलेगा। मॉड बी रूट टू, मॉड बी रूट टू, मॉड ए मॉड बी दोनों रूट टू, तो 1/2। तो थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32, 5i प्लस 10j माइनस 20k एट एंगल बिटवीन F1 एट 2b। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो जरा। डॉट प्रोडक्ट लेने पे तो जीरो नहीं आ गया, मॉड F1 मॉड F2 का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो F1 डॉट F2 करोगे, F1 डॉट F2 करोगे, ए डॉट बी क्या हुआ, ए डॉट बी 10 गुणे 5 50 माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ जीरो नहीं आ रहा है तो करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, 32 F1 डॉट F2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 50 माइनस कितना, 50 माइनस 50 और प्लस कितना 300 डिवाइड बाई मॉड F1 मॉड F2, क्योंकि वही कॉस थीटा होता है। मॉड F1 कितना हो जाएगा 25, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 100, 125 और 400 ना, 525। हाँ, तो 525 अंडर रूट, और मॉड F2 कितना आएगा 100 और प्लस, क्योंकि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा F1 डॉट F2 डिवाइड बाई मॉड F1 मॉड F2, वही हम लोग कर रहे हैं। तो मॉड F2 क्या आएगा 100 प्लस 25, 125 और प्लस 225, 125 225 कितना हो जाएगा 450। ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई कितना 525, तो 525 कितना आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 450 को क्या लिख सकते हैं, 450 को लिख सकते हैं 9 इंटू 50, 9 इंटू 50 इसको लिख सकते हैं रूट, इसको क्या लिख सकते हैं 25 के टर्म में 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 अंडर रूट। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग नंबर 50 माइनस 50 और प्लस 300, वो तो सही है। मॉड F1 25, 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर 125 और 400 525। ठीक है, तो एक सेकेंड देखो, तो 400 और 125 525, 525 जो हुआ ये 21 आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 300 डिवाइडेड बाई 21 25 और यहाँ पे रूट 9 गुणे 50। तो इधर कुछ आ रहा पर 25 21 का तो हो गया, 25 बाहर चला आएगा, 5 गुणे 3 हो गया अंडर रूट 21 गुणे 50। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू इसको 50 का क्या होगा, इस गुणे 50 तो 100 बटे 4, 100 बटे 4
1050 50 तो एग्जैक्ट एंगल आएगा नहीं, इसको ना यहाँ पे एग्जैक्ट एंगल कुछ ऐसा आएगा नहीं, तो ये हो गया 20 बटे अंडर रूट कितना 1050, और ये जो 1050 है वो 30 से ज़्यादा ही होगा, तो 2/3 आ रहा। कैलकुलेटर में कोई एग्जैक्ट एंगल ऐसा नहीं आ रहा, तो हमें लगता है कि अगर 40-1600 होता मान लो, तो इसमें लग रहा है कुछ गड़बड़ ऑप्शन है, इक्वल भी नहीं आ रहा है, तो 45 हो जाता है कॉस थीटा, 1/√2 अगर होता 45 डिग्री होता है, तो 60 भी नहीं है, तो अप्रोक्स अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो आसपास जो 60 डिग्री के ही है, यही लगा के आगे बढ़ो। ये देख लेना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते, तो ये है अगर ये किसके परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं जबकि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और देखो एक कॉस थीटा है यहाँ पे, और ये इससे डॉट लेने पे आएगा, कॉस थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो, ए में बी से और बी में ए से, तो हमें लग रहा है ऑप्शन सी करेंगे। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो वो जो आएगा किससे आएगा, वो सी से ही आएगा। एंगल मेड इतना विद एक्स वाई जेड एक्सिस, ये एक्स वाई जेड से क्या एक्सिस बनाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है 34 देखो, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई वेक्टर मान लो, जैसे वेक्टर ए है मान लो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, पूछना एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस से अगर एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई ले लिया जाए, तो आई जो है एक्स ए वाला आई एक्स एक्सिस से क्या एंगल, अगर थीटा एंगल बनाएगा बेटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए डॉट आई बाई क्या, मॉड ए मॉड आई, क्योंकि एक्स एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर जो एंगल होगा वही एक्स एक्सिस से भी एंगल होगा। ए डॉट आई, तो अब देखो ए डॉट आई करोगे तो केवल ए एक्स मिलेगा, आई डॉट आई 1, बाकी से तो 0 हो जाएगा। ए एक्स बाई, और मॉड ए क्या होता है, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या बताओ, ए जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो अगर अल्फा एंगल होता है तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होता है, एक्स एक्सिस से गुना, उसी तरीके से कॉस बीटा कॉस गामा निकल आता है। तो बताओ यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, ए एक्स मतलब 1, क्योंकि क्वेश्चन में कितना दिया है वेक्टर, क्वेश्चन वेक्टर ए दिया है आई प्लस जे प्लस √2 के, तो मॉड ए कितना हो जाएगा, मॉड ए हो जाएगा तुम्हारा 1 स्क्वायर 2 प्लस 2 कितना 4, 4 का अंडर कितना, देखो 2 आ गया, ये हो जाएगा कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, इसका मतलब अल्फा कितना डिग्री, 60 डिग्री। उसी तरीके से कॉस बीटा क्या होता है, ए वाई बाई ए, ये भी 1/2, तो इसका मतलब है कि बीटा भी कितना 60 डिग्री। और कॉस गामा जो जेड से बनाएगा, तो ए जेड बाई ए, तो ए जेड कितना है √2 और ए 2 तो 1/√2, तो गामा जो आएगा वो कितना आएगा 45 डिग्री, 60 45 डिग्री, आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 34 का सी है। अच्छा, तुम्हें पता है कि डायरेक्शन को साइंस में कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो क्वेश्चन नंबर 35, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई क्या, ए स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू क्या आता है, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 1 आता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर अल्फा, देखो साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर गामा, तो ये क्या हो गया बेसिकली साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं 1 माइनस 3 बार होगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस नहीं बेसिकली ये 3 माइनस, देखो साइन स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस, तो 1 + 1 + 1 3 माइनस,
और 3 - 1 क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 2 इस बार 2 इसका 35 का क्या करेक्ट होगा, 35 का करेक्ट। तो ये देखो 36 हो रहा है किसके परपेंडिकुलर, इससे डॉट लेने पे 0 आएगा, तो डॉट किससे 0 आएगा, डॉट आएगा C1 इससे आएगा, बाकी किसी से डॉट 0 नहीं मिलेगा। जब दो वेक्टर v1 + v2 = 1 - v2, तो दो क्या होता है, mod a + b = mod a - b होता है जब a और b आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ए बी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। वन इज परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जितना रिजल्टेंट होता है उतना डिफरेंस होता है। देखो किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल क्या होते हैं, अगर होते हैं तो एक डायगोनल रिजल्टेंट एक डायगोनल डिफरेंस, तो ये होता है a + b, तो ये डायगोनल क्या होता है, a - b होता है, ये वेक्टर है, ये बेटा b। mod a + b = mod a - b अगर होता है, दोनों वेक्टर के बीच थीटा एंगल क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्योंकि 90 डिग्री पे ही क्या होता है, mod a + b = mod a - b दैट इक्वल टू √ क्या, a² + b²। 38 p डॉट q = pq, ये कब होगा, p डॉट की pq के बराबर है, मतलब pq = pq cos थीटा, cos थीटा 1, तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। a डॉट b = -ab है, इसका मतलब है कि cos थीटा का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 40, द कंपोनेंट ऑफ a + b a 2i + 3j का इस पे i + j पे, ठीक है। तो वेक्टर a का अगर वेक्टर b पे कंपोनेंट चाहिए, वेक्टर a का अगर हमें किसी वेक्टर b पे कंपोनेंट चाहिए, किसी वेक्टर b पे कंपोनेंट चाहिए, तो दैट कंपोनेंट इज नथिंग बट व्हाट, a cos थीटा ना। तो b का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, i + j दिया है, और a का वैल्यू कितना दिया है, 2i + 3j दिया है। तो जो कंपोनेंट है वो a cos थीटा है, और a cos थीटा क्या होता है, a डॉट b बाई क्या, मॉड b। जिसके कंपोनेंट चाहिए उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, तो a डॉट b का वैल्यू कितना आ जाएगा, a डॉट b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई मॉड b कितना आएगा, मॉड b कितना है, √2, तो 5/√2 इसका आंसर होगी इस प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो वो a का b पे कंपोनेंट क्या होगा, a का जो b पे कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, वो होगा बेसिकली a का जो b पे कंपोनेंट आएगा वो a cos थीटा होगा, और a cos थीटा क्या होता है, a डॉट b बाई b होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एम एक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड, ठीक है। वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ ए विल बी, तुम्हें पता है कि अगर इक्वल एंगल होगा, अगर इक्वल एंगल होगा, ठीक है, तो जो cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस मतलब 3 cos² अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। cos अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 1/√3। जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, कंपोनेंट होगा वो a cos अल्फा हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, a/√3 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 42, इफ टू वेक्टर्स a एंड b, तो a क्रॉस b अगर 0 है, इसका मतलब ए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो बस पैरेलल हो। p + q और p क्रॉस q के बीच एंगल क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 बेसिक क्वेश्चन है। तो p + q जो भी वेक्टर होगा वो p और q के प्लेन में ही होगा, लेकिन जो p क्रॉस q होगा तो क्या होता है, p के भी परपेंडिकुलर और q भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब p क्रॉस q किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, p q के प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब p + q के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। 44, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दोनों, देखो अच्छा क्वेश्चन है 44। कोई वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, वो कौन सा वेक्टर होता है, कौन सा वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो वेक्टर p है और एक वेक्टर q है,
हम पूछें इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन वेक्टर होगा, तो P क्रॉस Q एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि P के भी परपेंडिकुलर, Q के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू P एंड Q। तो हम लोग क्या करेंगे, P क्रॉस Q निकाल के इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो यहाँ पे P कितना दिया है, 2i प्लस 2j माइनस k, और Q कितना दिया है, 6i माइनस 3j और प्लस क्या 2k। तो P क्रॉस Q निकाल दो। तो P क्रॉस Q कैसे होगा, वही डिटरमिनेंट i j k 2 2 माइनस 1 6 माइनस 3 2। P क्रॉस Q देखो ये होगा। तो P क्रॉस Q कितना आ जाएगा, P क्रॉस Q हो जाएगा i अब 2 2 4 4 माइनस 3 तो 1 आएगा, तो माइनस j माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 और प्लस k माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18। तो P क्रॉस Q कितना होगा, i प्लस 10j माइनस 18k। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो P क्रॉस Q का जो यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ P क्रॉस Q ये क्या हो जाएगा, i प्लस 10j और माइनस 18k। तो और डिवाइड देखो इसमें एक ही ऑप्शन ही आ रहा है, पहला वाला i प्लस 10j माइनस 18 के डिवाइड बाई 5 फुट 17। 5 फुट 17 सब में सेम है, तो समझ जाओ कि वो निकालना ही नहीं है, क्योंकि आएगा वही आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट। 45 a5 b6 a क्रॉस b 15 है, तो एंगल क्या होगा, तो a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। a क्रॉस b जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। इस बार साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो 15 बराबर 5 गुणे 6 साइन थीटा, साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन थीटा 1/2 आता है। ठीक है, क्वेश्चन 46 ए डॉट बी जीरो ए डॉट सी जीरो। ए डॉट बी अगर जीरो है बेटा, 46 तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब ए किसके परपेंडिकुलर हो गया, बी के, और ए डॉट सी भी जीरो है, ए डॉट सी भी जीरो है, इसका मतलब ए किसके परपेंडिकुलर हो गया, ए परपेंडिकुलर किसके हो गया, सी के। मतलब ए किसके परपेंडिकुलर है, बी के भी और सी के भी। तो कौन सा वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, बी और सी के परपेंडिकुलर कौन होता है, बी क्रॉस सी होता है। बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर व्हाट, बी एंड सी। इसका मतलब ए किसके पैरेलल हो गया, बी क्रॉस सी के पैरेलल हो गया, क्योंकि ए बी के भी परपेंडिकुलर सी के और बी क्रॉस सी भी दोनों के परपेंडिकुलर, मींस ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन था ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 47 ये वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो होगा, और क्या होगा। विच आर फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए और बी के वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होगा, ए और बी के वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होगा, यूनिट वेक्टर भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, और परपेंडिकुलर भी हो। तो देखो पहला है परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 ऊपर 1 1, तो वो ए बी आ जाएगा, जो कि नहीं, देखो सी ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर बी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। ऊपर भी ए बी साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए बात। देखो बात, जो आपका पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है और चौथा वेक्टर है, सब जो होंगे ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन सब में जो मैग्नीट्यूड 1 आएगा वो किसका आएगा, सी का आएगा। सी करेक्ट है। 49 टू वेक्टर ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, देन वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू। ए प्लस बी क्या होता है, ए और बी अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो कुछ भी होंगे तो इसी प्लेन में, और वो किसके परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी के, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी होगा। सीधी बात है, ए ऑप्शन करेक्ट है। और ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो सबका हम लोग यहाँ पे सबका क्रॉस ले लेंगे ना,
तो 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, क्या होगा, a क्रॉस a प्लस मीन्स जो होगा हम लोग चारों ले लेंगे, a क्रॉस a प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस a क्रॉस b, a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b और प्लस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। देखो ये टर्म तो जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो, कितना हुआ, ये बेसिकली आया माइनस a क्रॉस b और प्लस b क्रॉस a। ठीक, अच्छा, जो b क्रॉस a होता है, हमको पता है कि a क्रॉस b जो होता है वो होता है माइनस b क्रॉस a, और जो b क्रॉस a होता है वो होता है माइनस a क्रॉस b। तो माइनस a क्रॉस b क्रॉस a ही है, तो b क्रॉस a और प्लस b क्रॉस a दो बार होके क्या हो गया, 2b क्रॉस a। मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करें। तो ये था पूरा सोल्यूशन जो है क्वेश्चंस के। तो आप ऐसा करिएगा कि इसको अपने से पूरे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा सोल्यूशन। चलिए, बाय बाय।